Hello students, I'm again back with part 3 of chapter number 8, Forward Block and the INA. Students, I hope you all have seen part 1 and part 2 of this chapter. If not, do watch it. बेटा पार्ट 2 का जो वीडियो था उसको यहाँ पर हमने एंड किया था, मतलब पार्ट 2 में हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक से, जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द INA, इंडियन नेशनल आर्मी के ऑब्जेक्टिव्स को अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो बेटा किसी भी आर्मी को हम तैयार क्यों करते हैं लड़ने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है इंडियन नेशनल आर्मी को भी इसीलिए रेडी किया गया था कि वो किससे फाइट करेगी, ब्रिटिश आर्मी से। अच्छा, यहाँ पर एक डिफरेंस होगा, वो ये होगा कि अब हमारे पास सारे मॉडर्न आर्म्स हैं, सारे मॉडर्न वेपन्स हैं जिनके साथ हम ब्रिटिश आर्मी के साथ लड़ेंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव था इंडियन नेशनल आर्मी का कि ये ऑर्गेनाइज करेगी आर्म्ड रिवॉल्यूशन को, ठीक है। एक ऐसा विद्रोह होगा जहाँ पर हमारे पास सारे मॉडर्न वेपन्स होंगे, मॉडर्न आर्म्स होंगे, और हम किसके खिलाफ लड़ेंगे, ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ लड़ेंगे। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। आर्म्ड रेवोल्यूशन को ऑर्गेनाइज करेंगे, मॉडर्न आर्म्स के साथ ब्रिटिश आर्मी के साथ लड़ेंगे। बेटा ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे इस तरीके से पकड़ बना रखी थी कि ये पॉसिबल नहीं था कि इंडियंस आर्म्ड रेवोल्यूशन को इंडिया के अंदर से ऑर्गेनाइज कर पाए। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर इंडियंस टू ऑर्गेनाइज आर्म्ड रेवोल्यूशन फ्रॉम देयर होमलैंड। हम इंडिया के अंदर से तो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि यहाँ पर हम किसके कंट्रोल में थे, ब्रिटिश कंट्रोल में थे। तो इस टास्क को असाइन किया गया वो सारे इंडियंस को, उन सारे इंडियंस को जो अब्रॉड रहते थे। मीन्स वी वर नॉट एबल टू ऑर्गेनाइज विद इन आवर कंट्री, होमलैंड से हम ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे थे। दैट इज़ वाई वी हैव गिवन दिस टास्क टू इंडियंस हु वर लिविंग अब्रॉड। उस टाइम में जितने भी भारतीय बाहर रह रहे थे उन सबको हमने ये टास्क दिया कि भाई आपको आर्म्ड रिवॉल्यूशन करना है ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ। पर्टिकुलरली कौन से इंडियंस को, बेटा जो ईस्ट एशिया में रहते थे, ईस्ट एशिया में रहने वाले इंडियंस को हमने ये काम दिया कि भाई आप आर्म्ड रिवॉल्यूशन करो, ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ करो। बेटा अब हम थर्ड ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो था इंडियन नेशनल आर्मी का वो ये था कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ऑर्गेनाइज करना है फ्री इंडिया के लिए, जिससे हम हमारी फोर्सेस को इफ़ेक्टिवली मोबिलाइज करा पाए। मतलब सरकार, प्रांतीय सरकार जैसी एक व्यवस्था चलानी है, वो भी इंडिया के बाहर से ही चलानी है। और इंडिया के बाहर से क्यों चलानी भाई, कम से कम 2-4 लोग, 5 लोगों को हम सरकार बनाकर अगर बैठाएंगे तो प्रॉपर प्लान कर पाएंगे और उनके अकॉर्डिंग फिर हमारी आर्मी चलेगी। तो इनका मानना ये था सुभाष चंद्र बोस का कि हमें भाई पहले प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ऑर्गेनाइज कराना है फ्री इंडिया के लिए, है ना, जो हमारी फोर्सेस को इफेक्टिवली मोबिलाइज करा पाए। बेटा अभी ऐसा नहीं हुआ था कि भारत आज़ाद हो गया था या इंडिया में गवर्नमेंट बन रही थी, ये गवर्नमेंट बाहर बन रही है, ठीक है, हमारे इंडिया के अंदर नहीं बन रही है। फिर इसका एक ऑब्जेक्टिव था कि टोटल मोबिलाइजेशन होना चाहिए। टोटल मोबिलाइजेशन मतलब पूरी तरीके से हमारे भारत के जितने भी लोग हैं, जितना भी पैसा है, इस सबको झोंक देना चाहिए सिर्फ एक ही पर्पज़ के लिए कि भारत को आज़ादी मिल जाए। टोटल वॉर मतलब कि भाई भारत के लिए, आज़ादी के लिए जितना मैन पावर हमें चाहिए, जितना पैसा हमें चाहिए, वो भारतीयों को अपने लेवल पे लगा देना चाहिए। टोटल मोबिलाइजेशन होना चाहिए, जितनी मैन पावर है वो सब आ जाए, जितना पैसा है वो सबको लगा दो, बस हम सबको यही सोचना मिलके कि आज़ादी मिल जाए। जो मोटो था INA का वो था यूनिटी फेथ एंड सेक्रीफाइस। यूनिटी फेथ सेक्रीफाइस एंड नहीं है बेटा, यूनिटी फेथ सेक्रीफाइस। यूनिटी का मतलब क्या है, हम एक साथ रहें, है ना, स्टे यूनाइटेड। फेथ, बिलीव इन देमसेल्फ, अपने ऊपर विश्वास रखें। सेक्रीफाइस मतलब हम अपनी जान देने से भी पीछे ना हटे, रेडी टू सेक्रीफाइस। स्टे यूनाइटेड, बिलीव इन देमसेल्फ एंड रेडी टू सेक्रीफाइस, ये मोटो था INA का। एकता मतलब एक साथ रहो, अपने ऊपर विश्वास करो और अपनी जान देने से भी पीछे नहीं हटो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया के। भाई प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहाँ बनाई जा रही थी, कैसे बनाई जा रही थी फ्री इंडिया के लिए। चलो, तो बेटा इंडियन नेशनल आर्मी जो थी वो एक रेवोल्यूशनरी आर्मी थी, क्रांतिकारी आर्मी थी। ये दूसरी दुनिया भर की जितनी भी आर्मी थी जो ग्लोबल वॉर के लिए काम कर रही हैं उन सब से बिल्कुल अलग थी। अब कैसे अलग थी, देखो ये जो आर्मी थी ये हमारे इंडिया में तो बनाई नहीं गई थी, है ना, इंडिया के बाहर बनाई गई थी फॉरेन सॉइल पे। ये अपनी कंट्री, अपनी मदरलैंड से कितना दूर थी, सैकड़ों किलोमीटर दूर थी। इवन ये दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंड करती थी,
प्लेन्स के लिए, टैंक्स के लिए, आर्टिलरीज के लिए, राइफल्स के लिए, एमिनेशन के लिए, देखो लड़ने के लिए जो हमें आर्टिलरी चाहिए, राइफल चाहिए, गोला बारूद चाहिए, टैंक चाहिए, उस सब के लिए, इवन उन लॉरीज के लिए भी जैसे इंडियन सोल्जर्स यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट होंगे, उसके लिए भी ये दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट थे, है ना। अच्छा, इनकी डिपेंड सिर्फ फॉरेन कंट्रीज़ पे नहीं थी, इनका मानना ये भी था कि भाई वो भारतीय जो बाहर रह रहे हैं, ठीक है, ये उन इंडियंस के ऊपर भी डिपेंड करते थे जो पैट्रियाटिक फर्वर के हैं, जिनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना है ना, और जो फैले हुए हैं पूरे ईस्ट एशिया में। ईस्ट एशिया में भी कहाँ पर बेटा, म्यांमार से लेके जापान तक। तो भाई ये उन पे भी डिपेंड करते थे कि आप लोग हमें मैन पावर सप्लाई करो, पैसा दो, कपड़े दो, फूड दो, और जितनी भी सिविलियन सप्लाई हमें चाहिए वो आपको देना चाहिए, क्योंकि हम उस कंट्री के लिए लड़ रहे हैं जो आपकी भी है। आगे बात समझ में। तो बेटा अब ये लोग क्या चाह रहे हैं, उन लोगों की हेल्प चाह रहे हैं जो इंडिया के बाहर रहते हैं पर हैं इंडियंस, और उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना भी है। अच्छा, ये तो कुछ ऐसे पॉइंट नहीं पड़े, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैडम देखो हम तो दूसरी कंट्री पे डिपेंड करते थे, हम उन इंडियंस पे डिपेंड कर रहे थे जो इंडिया में रहते भी नहीं थे। तो बेटा ये यूनिक फीचर तो है, पर इतने भी यूनिक नहीं है। इस आर्मी का सबसे यूनिक फीचर था इसके वो रेवोल्यूशनरी मेंबर्स जो अपनी जान देने से भी पीछे हटने वाले नहीं थे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मेंबर थे आईएनए में जिनको लगता था हमारी जान चली जाए पर आज़ादी मिलनी चाहिए। तो जो ग्रेटेस्ट एसेट था वो था स्पिरिट ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस। हर व्यक्ति जो आईएनए में रोल करता था उससे अपनी जान की परवाह नहीं थी, वो एंथुजियास्टिकली पूरे जोश के साथ मरने को तैयार था, अपने जीवन को हाथों पे लिख के घूमता था। अब हम बात करेंगे कि पहली प्रोविंशियल गवर्नमेंट सेट कहाँ होती है। तो सुभाष चंद्र बोस जो होते हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट फ्री इंडिया की सेटअप करते हैं 21 अक्टूबर 1943 को। कहाँ पर? सिंगापुर में। सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 1943 21 अक्टूबर को सिंगापुर में पहली प्रोविंशियल गवर्नमेंट सेट होती है, ठीक है। करने वाले कौन होते हैं? सुभाष चंद्र बोस। ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है ये वॉर डिक्लेयर कर देती है किस किस के खिलाफ? ब्रिटिश के खिलाफ, यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ, है ना। तो जो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी है कहाँ पर? सिंगापुर में। उसने पहला काम किया है वॉर डिक्लेयर करने का, किस किस के ऊपर? ब्रिटिश और यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर। अब बेटा जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसे रिकॉग्नाइज किया गया था किसके द्वारा? एक्सिस पावर के द्वारा। देखो आप तो अपनी कंट्री में भी नहीं हो, सिंगापुर में बैठे हो, वहाँ से सरकार चला रहे हो, तो तुम्हें कौन सेंटिटी देगा, मतलब कौन तुम्हें रिकॉग्नाइज करेगा? तो भाई इसे सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया एक्सिस पावर्स ने। एक्सिस पावर्स में कौन थे? जापान, जर्मनी, इटली, म्यांमार, थाईलैंड, इन लोगों ने सबने हाँ अग्री कर दिया, ठीक है बढ़िया है, यही सरकार है। हम तो भारत में जो अंग्रेजी सरकार उसे मानते ही नहीं, हम तो सिर्फ किसे ही मानते हैं? हाँ, इसको ही मानते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को मानते हैं जो सिंगापुर में आके बैठी है, सिंगापुर में बनी है। तो अब जितनी भी एक्सेस पावर की कंट्री थी, भले वो जापान हो, जर्मनी हो, इटली हो, बर्मा हो, इन सब ने इसको रिकॉग्निशन दे दिया। और बेटा मेजर टास्क क्या था प्रोविंशियल गवर्नमेंट का? वो ये था कि इस टाइप से हम स्ट्रगल करें, इस टाइप से हम स्ट्रगल को लॉन्च करें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट और उनके जो अलाइज हैं वो इंडिया छोड़कर चले जाएं। एक और इम्पॉर्टेंट टास्क असाइन किया गया था प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, वो ये था कि आप लोग आज़ाद हिंद के लिए, मतलब आज़ाद भारत के लिए परमानेंट नेशनल गवर्नमेंट बनाएं। वो कैसे काम करेगी उसके रिगार्ड में सोचें। तो सिर्फ एक ही काम नहीं दिया गया था बेटा इस प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कि भाई आप लोग इस तरीके से काम करो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट या उसके एलाइज वहाँ से भाग जाएं। इसके अलावा भाई हमें एक परमानेंट नेशनल गवर्नमेंट भी बनाना है आज़ाद हिंद के लिए, तो उसके ऊपर भी आप काम करो। बेटा 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने अपने हेडक्वार्टर को, किसके हेडक्वार्टर को? प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हेडक्वार्टर को सिंगापुर से रंगून ले आए। और ये एक ऐतिहासिक कदम था। भाई ऐतिहासिक क्यों था? क्योंकि अब म्यांमार और इंडिया में कितना फ़र्क है? सिर्फ एक बॉर्डर का ही फ़र्क है। मतलब आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट सिंगापुर से अब कहाँ पहुँच गई है? म्यांमार पहुँच गई। मतलब आप और करीब जाते जा रहे हैं। तो ये जो शिफ्ट था हेडक्वार्टर का,
वो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट की तरह ट्रीट किया गया। मोमेंटस इम्पॉर्टेंस, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस थी इस इवेंट की या इस डिसीज़न की कि हेडक्वार्टर को शिफ्ट किया गया, क्योंकि म्यांमार और इंडिया के बीच में सिर्फ एक ही बॉर्डर है जो उनको सेपरेट करती है। मतलब अब हमारे ईस्टर्न घाट्स तक रीच हो गई है किसकी, हमारे सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र बोस ने जैसे ही म्यांमार में अपने हेडक्वार्टर को शिफ्ट किया, इट मीन्स वो इंडिया में कहाँ तक पहुँच गए, इंडिया के ईस्टर्न घाट्स तक तो उनकी पहुँचाई गई है ना। वो और उनकी लिबरेशन आर्मी अब इंडिया के ईस्टर्न घाट तक पहुंच गई है। तो ये ऐतिहासिक कदम था बेटा कि सिंगापुर से आप हेडक्वार्टर को कहाँ ले आना, कहाँ ले आना, रंगून। रंगून कहाँ पर है बेटा, म्यांमार में। और ये कब आया, 1944 में। और बेटा ये हेडक्वार्टर सिंगापुर में कब बना था, 21 अक्टूबर 1943। और विद इन 6-7 मंथ ये कहाँ पहुँचा है, म्यांमार। और बेटा ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, इससे पहला जो मुकाम हासिल हुआ, मतलब जो लैंड एरिया मिला, वो था अंडमान एंड निकोबार। और अंडमान एंड निकोबार देने वाले कौन थे हमें, जापानीज़ आर्मी। तो बेटा 6 नवंबर 1943 को हमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड दे दिया गया था। दिया किसने था, जापान ने दिया था। तो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उसने एक्वायर किया फर्स्ट स्ट्रेच ऑफ टेरिटरी, पहला जो टुकड़ा टेरिटरी का हमें मिला वो था अंडमान एंड निकोबार। देने वाले कौन थे, जापान। जापान ने इसे अंग्रेजों से जीत लिया था, फिर हमें दे दिया। कब दे दिया, 6 नवंबर 1943 को। बोस renamed them शहीद एंड स्वराज आइलैंड रिस्पेक्टिवली। और बोस ने उसी दिन उन अंडमान निकोबार आइलैंड का नाम बदलकर क्या रख दिया, शहीद एंड स्वराज आइलैंड्स। ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड से शहीद एंड स्वराज आइलैंड हो गया। कब हुआ, उसी टाइम में। अब बेटा सुभाष चंद्र बोस ने अपने सोल्जर्स को कॉल किया मतलब फ़ोन नहीं किया, मतलब उन्हें इस तरीके से समझाने की कोशिश की। ये एक नारा भी है सुभाष चंद्र बोस का। सुभाष चंद्र बोस ने अपने जितने भी लोग थे जो इंडियन नेशनल आर्मी के पार्ट थे, उन्हें नारा दिया, गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हिज बैटल क्राइज वर दिल्ली चलो। और उनका बैटल क्राई क्या था, मतलब क्या बोलते हुए वो युद्ध में जा रहे थे, दिल्ली चलो, मार्च टू दिल्ली, जय हिंद, विक्ट्री टू इंडिया। तो ये सारे ही स्लोगन्स किसके हैं, सुभाष चंद्र बोस के हैं। सब आपको याद रखने चाहिए। जय हिंद, विक्ट्री ऑफ इंडिया, मार्च टू दिल्ली, दिल्ली चलो, एंड गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दे दूँ। बेटा अब हम पढ़ेंगे अचीवमेंट्स को। किसकी अचीवमेंट्स को, आईएनए और नेताजी के अचीवमेंट्स को। तो आईएनए ने पूरी तैयारियां कर ली थी कि अब वो फाइट करेंगे किसके लिए, लिबरेशन ऑफ इंडिया, इंडिया की आज़ादी के लिए वो फाइट करेंगे। और वो एक्शन में भी आ गए थे फरवरी 1944 को। फरवरी 1944 को पूरी तरह एक्शन में आ गई थी इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी ने माओडोक को कैप्चर भी कर लिया था। माओडोक है बांग्लादेश और म्यांमार बॉर्डर पे। बेटा पहले तो बांग्लादेश नहीं होता था, वो इंडिया का ही पार्ट था, तो इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे था माओडोक। वो कैप्चर कर लिया सुभाष चंद्र बोस ने। ये एक आउटपोस्ट था जो चिट्टागोंग के साउथ ईस्ट में था, और फिर ये इंडियन टेरिटरी तक आए। इसके बाद इन्होंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पोस्ट था क्लांग क्लांग, उसको भी कैप्चर किया। फिर से ध्यान से सुनो बेटा, पहले आईएनए कैप्चर किया माओडोक को, जो कि आउटपोस्ट था, जो कहाँ सिचुएटेड था, साउथ ईस्ट ऑफ चिट्टागोंग, है ना। और इंडियन टेरिटरी तक, इंडियन फ्रंटियर तक वो पहुँचे। माओडोक म्यांमार और बांग्लादेश बॉर्डर पे, मतलब पहले इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे था। फिर इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पोस्ट क्लांग क्लांग को भी अपने कंट्रोल। बेटा आईएनए ने अच्छी खासी फाइट की, बहुत टफ टक्कर दी ब्रिटिश फोर्सेस को। ब्रिटिश फोर्सेस सोचती थी हम यूं ही जीत जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। असम हिल्स में ब्रिटिश फोर्सेस को समझ में आ गया कि आईएनए क्या चीज़ थी। अच्छा, असम हिल्स में जब आईएनए जीता तो उसने उखरल और कोहिमा को अपने कंट्रोल में कर लिया। वहाँ पर तिरंगा झंडा फहराया पहली बार, और हमारी इंडियन सॉइल को लिबरेट किया। कब, मार्च 1944। मार्च 1944 को इंडियन सॉइल को लिबरेट किया, वहाँ पर तिरंगा झंडा फहराया। ब्रिटिश फोर्सेस को असम हिल्स में कड़ी टक्कर दी, उखराल और कोहिमा को कंट्रोल में किया। किसने किया, इंडियन नेशनल आर्मी ने। डेट याद रखना, मार्च 1944 को
इंडियन सॉइल को लिबरेट करते हुए उस पर तिरंगा झंडा लहरा दिया था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। आईएनए ने कहाँ पर टफ फाइट दी ब्रिटिश फोर्सेस को? असम हिल्स में। और क्या क्या जीत लिया? उखराल और कोहिमा। अब हम फ्यूचर देखेंगे, फेट देखेंगे आईएनए और नेताजी का। जो आईएनए की विक्ट्रीज थी वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट लिव थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं थी ये जीत। हम बेटा बोलते हैं ना, जब किस्मत आपके साथ नहीं हो तो कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो फेट पढ़ रहे हैं अब हम आईएनए का और नेताजी का, और यहाँ पर किस्मत का कितना रोल है वो देखो कि बेटा जब आईएनए सिर्फ 3 किलोमीटर दूर थी इम्फाल से, तब जापानीज़ फोर्सेस ने विड्रॉ करना चालू कर दिया इंडो बर्मा बॉर्डर से, ठीक है, क्योंकि उनका एंटेंगलमेंट हो गया था अमेरिकन्स के साथ पैसिफिक ओशन में। मतलब अब 3-4 फ्रंट पे वॉर चल रहा है, तो अब जापानीज़ आर्मी की ज़रूरत पैसिफिक में ज़्यादा थी, तो जापानीज़ आर्मी विड्रॉ करने लग गई। कहाँ से? इंडो बर्मा बॉर्डर से। फिर से ध्यान से सुनो, नेताजी को पूरा सपोर्ट किसका था? जापानीज़ आर्मी का था। इन्हें इंडियन नेशनल आर्मी के पास तो वैसे भी अपना बहुत कुछ था नहीं, वो तो सब कुछ उन्हें जापानीज़ ही दे रहे थे। तो अब हम वही पढ़ रहे हैं कि इंडियन नेशनल आर्मी की किस्मत और नेताजी की किस्मत किस तरीके से आगे काम करेगी, क्या उनका फ्यूचर होगा। तो आईएनए की जो विक्ट्रीज थी वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट लिव थी। वो जब 3 किलोमीटर ही बस इम्फाल से दूर थे तो जापानीज़ फोर्सेस ने विड्रॉ करना चालू कर दिया इंडो बर्मा बॉर्डर से। क्यों? क्योंकि वो कहीं अपने लोगों को देखने जा रहे थे जो अमेरिका के साथ लड़ रहे हैं, कहाँ पर? पैसिफिक ओशन में। इसी सेम टाइम में हम लोग देखते हैं कि बारिश स्टार्ट हो जाती है, रंगून को रिकैप्चर कर लेते हैं ब्रिटिशर्स। जो इंडियन सोल्जर्स होते हैं वो डिसआर्म्ड हो जाते हैं और उन्हें प्रिजनर्स ऑफ वॉर बना लिया जाता है, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे जापानीज़ का एंटेंगलमेंट नहीं होता अमेरिकन्स के साथ पैसिफिक ओशन में, हमारे साथ जापानीज़ आर्मी होती तो बात कुछ और होती, पर जापानीज़ आर्मी चली गई, रंगून को रिकैप्चर कर लिया ब्रिटिशर्स ने, इंडियन सोल्जर्स को डिसआर्म करके प्रिजनर्स ऑफ वॉर बना लिया। फिर बेटा जापान का सरेंडर हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। अगस्त 15 1945 को, 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर कर दिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जब उसके दो प्रांतों पे, दो प्रोविंसेस, दो स्टेट एरियाज नागासाकी और हिरोशिमा पे जब एटम बम गिरा दिए गए थे, तो अब उसने सरेंडर कर दिया है और यहीं पे आईएनए के फेट को भी सील कर दिया गया। तो बेटा आप समझ में आया कि ये हेडिंग क्यों दी गई है, फेट ऑफ आईएनए एंड नेताजी। नेताजी की आईएनए की नियति, ठीक है। तो इनकी नियति पूरी तरीके से जापान के साथ जुड़ी हुई थी। जापान के सरेंडर के साथ इनके फेट को भी सील ही कर दिया गया। फिर नेताजी ने भी रंगून को छोड़ा, बैंकॉक की तरफ चले। इसके बाद वो टोक्यो चले गए। जब ये टोक्यो जा ही रहे थे तो ऐसा कहा जाता है कि इनका प्लेन क्रैश हो गया, है ना, और प्लेन क्रैश में जो फैटल इंजरीज इन्हें हुई उससे इनकी डेथ हो गई। जो जापानीज़ ऑफिशियल वर्जन है वो ये है कि नेताजी की डेथ हो गई थी अगस्त 18 1945। जापानीज़ ऑफिशियल्स का वर्जन है कि नेताजी की डेथ हो गई है अगस्त 18 1945 को। अब हम देखेंगे बेटा इंडियन नेशनल आर्मी का क्या प्रभाव था इंडिया के ऊपर, क्या इम्पैक्ट था। तो जो रिवोल्ट हुए 1942 में, द रिवोल्ट ऑफ 1942, और आईएनए ने जो हीरोइज्म को रिवील किया है ना, इन दोनों ने ही एक क्रांतिकारी परिवर्तन तो लेके आए भारत में कि भाई रिवोल्ट ऑफ 1942 एक बड़ी ऐतिहासिक काम था। फिर इंडियंस ने जो हीरोइज्म को रिवोल्ट किया अंडर आईएनए रूफ, वो भी एक बहुत बड़ी बात थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद जो नेशनल लीडर्स थे उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया, तो लोगों ने बोला कि भाई अब क्या, तो अब आखिरी लड़ाई किसके लिए? आज़ादी के लिए। और बेटा जो इंडियन नेशनल आर्मी थी उसने इंस्पायर किया था हमारी आर्मी को, हमारी नेवी को, हमारे एयरफोर्स को, ठीक है, कि भाई आप में से कोई भी अपराइजिंग कर सकता है। जब हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। तो आईएनए ने इंस्पायर किया अपराइजिंग्स को। आर्म्ड फोर्सेस में तो हमारी कंट्री में जितने भी आर्म्ड फोर्सेस है वहाँ पर भी हमने देखा अपराइजिंग होती रही। जो इंडियन नेवल रेटिंग्स थी मुंबई में, वो रिवोल्ट में खड़ी हो गई फरवरी 1946 को। फरवरी 1946 में जो इंडियन नेवल रेटिंग्स थी वो भी विद्रोह में खड़ी हो गई। मतलब
सुभाष चंद्र बोस की आर्मी ने जो जो कुछ किया वो सब जब हमारी उस टाइम की ब्रिटिश आर्मी में हमारे जो इंडियंस थे वो देख रहे थे, तो उन्होंने इस बात से सीखा कि भाई जब सुभाष चंद्र बोस बाहर रह के कर सकते हैं तो हम इंडिया में रह के क्यों नहीं कर सकते। हमें इंडिया में रह के इनके ही वेपन्स का यूज़ करके अंग्रेज़ों को, मतलब अंग्रेजी वेपन्स का यूज़ करके अंग्रेज़ों को ख़त्म करना चाहिए, वो ऐसे सोचने लगे। तो इंडियन नेवल रेटिंग्स में भी ये रिवोल्ट हो गया। कहाँ पर? मुंबई में। कब? फरवरी 1946 में। ऐसी स्मॉल अपराइजिंग कोलकाता में, चेन्नई में, कराची में होती रहीं, और ये जो नेवल रिवोल्ट्स थे इन्होंने ब्रिटिश एम्पायर के फाउंडेशन को हिला के रख दिया। ब्रिटिशर्स को लगता था कि अगर हमारी एरिया को, हमारी टेरिटरीज़ को कोई टच करेगा तो ये आर्मी हमको हेल्प करेगी। पर अब तो रिवोल्ट रेवोल्यूशन आर्मी के अंदर ही चालू हो गया बेटा। मतलब जहाँ जहाँ इनका विश्वास था भाई ये आर्मी मेरे साथ खड़ी होगी, अब वो आर्मी रिवोल्ट में, कराची हो, चेन्नई हो, कोलकाता हो, हर जगह जो आर्मी में लोग थे वो रिवोल्ट कर रहे थे। अब बेटा नया स्ट्रगल चालू हो गया। किस फॉर्म में? मैसिव मूवमेंट के फॉर्म में। लोग अब अलग तरीके से मूवमेंट कर रहे थे। किसके अगेंस्ट में बेटा? उस ट्रायल के अगेंस्ट में जो उन सोल्जर्स और ऑफिसर्स पे चलाया जा रहा था जो आईएनए के थे, इंडियन नेशनल आर्मी के। वो सोल्जर्स, वो ऑफिसर्स जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, प्रिजनर्स ऑफ वॉर बना के रखा गया था, उनके अगेंस्ट में ट्रायल चल रहा था। तो उसके अगेंस्ट में पूरे इंडिया में डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे थे, मूवमेंट हो रहे थे, एक नए टाइप का स्ट्रगल चल रहा था। जो गवर्नमेंट थी उसने डिसाइड किया, उस टाइम में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने डिसाइड किया कि इन लोगों का जो ट्रायल है वो हम रेड फोर्ट पे कराते हैं। कुछ ऑफिसर्स का ट्रायल कहाँ पर कराया उन्होंने? रेड फोर्ट पे। कौन कौन थे वो? इंडियन नेशनल आर्मी के ऑफिसर्स। शाह नवाज खान पहले ऑफिसर, दूसरे गुरदयाल सिंह और गुरदयाल सिंह ढिल्लन, और तीसरे प्रेम सहगल, गुरदयाल सिंह ढिल्लन और शाह नवाज खान। इनका ट्रायल कहाँ चलाने की कोशिश की? या किया दिल्ली में, दिल्ली के रेड फोर्ट में। बेटा ये जो तीनों थे ना, शाहनवाज खान, गुरदयाल सिंह, प्रेम सहगल, ये अर्लियर ब्रिटिश इंडियन आर्मी ऑफिसर ही थे। पहले ये इंडियन ब्रिटिश आर्मी का ही पार्ट थे, बाद में इन्होंने आईएनए ज्वाइन किया। पर जैसे ही इनको ट्रायल के लिए लाया गया, लोगों ने इन्हें नेशनल हीरोज़ की तरह वेलकम किया। पूरे इंडिया में प्रदर्शन हुए, डेमोन्स्ट्रेशन हुए कि भाई इन्हें आप रिलीज़ कर दो। मतलब प्रिजनर्स ऑफ वॉर में लाए गए ये 3 लोगों के लिए तो पूरा इंडिया खड़ा हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन करने लगा कि भाई आपको इन लोगों को छोड़ देना चाहिए। और पूरे इंडिया में डेमोन्स्ट्रेशन हुए इनको छोड़ने के लिए। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो उस पोजीशन में ही नहीं थी कि वो इंडियंस के ओपिनियन को इग्नोर कर पाए। इस टाइम तक ब्रिटिश आर्मी पिट पिट के इस हद तक बेचारी हो गई थी कि उसे हमारे ओपिनियन मानने ही पड़े। इवन दो कोर्ट मार्शल जब हुआ तो उसने आईएनए प्रिजनर्स को गिल्टी बताया, मतलब इन तीनों को भी गिल्टी, जितने भी इंडियन नेशनल आर्मी के लोग थे उन्हें गिल्टी बताया। पर गवर्नमेंट के पास कोई वो ही नहीं था, रास्ता ही नहीं था। उन इंडियन की बातें सुनकर इन्हें फ्री करना पड़ा। मतलब ये जो 3 लोगों की बात मैंने की है, इनके खिलाफ कोर्ट ने तो फैसला दिया कि ये गिल्टी हैं, फिर भी अंग्रेज़ों को इन्हें छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो अब इस पोजीशन में नहीं थी कि हमारे विशेष को, हमारी डिमांड्स को इग्नोर करे। तो बेटा जो इंडियन नेशनल आर्मी थी उसने एक इंस्पायरिंग एग्जाम्पल सेट किया है पेट्रोटिज़म का, देशभक्ति का। जितने भी लोग आईएनए का पार्ट थे उनकी हीरोइक डीड, उनके सेक्रीफाइस, उनके सोल्जर्स का बलिदान जो था, उसने एक अलग टाइप की पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस ला के दी इंडियन फोर्सेस के बीच में कि भाई हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। हमने अपनी जानों का नहीं सोचा, आप भी नहीं सोचा और भारत की आज़ादी के लिए लड़े। जो ब्रिटिश थी उसने ये रियलाइज़ कर लिया था कि अब इंडियन फोर्सेस पर रिलाई करना अच्छा नहीं है। कहीं पर भी, कोलकाता हो, चेन्नई हो, मद्रास हो, हर जगह तो रिवोल्ट हो रहा है, मुंबई में रिवोल्ट हो गया। तो अब हम इन फोर्सेस पर बिलीव नहीं कर सकते। अगर हमें इंडिया पे रूल करना है तो अब हमारा विश्वास इनके ऊपर करना बहुत ही बेवकूफ़ी होगी। अब हम इंडियन फोर्सेस पे बिलीव नहीं कर सकते। अगर हमें हमारे रूल को कंटिन्यू करना ही है तो कोई ऑल्टरनेटिव सोचना पड़ेगा। Students, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.